पंच परमेश्वर की बोलिए, आप लोग भी बोलिए, पंच परमेश्वर की पंच परमेश्वर की पंच परमेश्वर की जय। क्यों बोले? क्योंकि उन्होंने न्यायपूर्वक फैसला सुनाया था, न्यायपूर्वक फैसला सुनाया था, इसलिए पंच को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है हमको जब आप लोग कहते हैं अच्छे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी जो है अपने गांव की ही है। आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में कभी कभी बहुत बड़ा अत्याचार होता है, ठीक है। तो इसमें एक कहानी ये है, दो मित्र की है, और दोनों मित्र मिल करके आपस में कितने ढंग से रहते हैं, इसी कहानी को दर्शाया गया है। और ये कहानी लिखा है किसके द्वारा जानते हो? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। कहानी का शीर्षक आपके सामने लिखा हुआ है, क्या नाम है? पंच परमेश्वर। पंच का मतलब क्या होता है? हाँ, पंच का मतलब होता है जिसको पंचायत में बुलाया जाए, वो मुखिया होता है, उसी को हम पंच बोलते हैं। पहले के जमाने में, बहुत पहले के जमाने में पंच लोग पंचायत करते थे। जब गांव का कोई मामला होता था तो उसका निपटारा गांव में ही हो जाता था, ठीक है। कहीं कि यहाँ पंचायत बधी गए, ठीक, तो पंचायत बधी जाती थी और उसी गांव में पंच के द्वारा ही वो मामला निपट जाता था, बाहर नहीं जाता था मामला, ठीक है। तो इसी को दर्शाया गया है इस कहानी में कि उस जमाने में पंचायत कैसे होती थी, उसका निपटारा पंच लोग कैसे करते थे। आइए हम कहानी को सुनते हैं और उस कहानी को समझते हैं। समझने के साथ साथ अपने अंदर भी उस गुण को लाने का प्रयास करते हैं। कौन सा गुण? अच्छाई वाला गुण, ठीक है। कौन सा गुण? अच्छाई वाला गुण। चलिए ठीक है, देखते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। जुम्मन शेख और अलगू क्या थे? मित्र थे। क्या थे? मित्र थे। एक दूसरे पर उनको अटल विश्वास था। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी। जायदाद का मतलब जानते हो? जमीन, धन जिसको बोलते हैं आप लोग। परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। उनके निकट संबंधियों में कोई न था, मतलब उनके क्यों रहा नहीं। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वो जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी थीं। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए थे। जुम्मन शेख के दादी रही खाला जी, उनके पूरी जमीन जायदाद लिखा ली। उसके बाद में यहाँ उनके सेवा सत्कार बंद कर दी। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा। गृह स्वामिनी का मतलब क्या होता है? पत्नी, मालकिन, उन्हीं का, चाहे गृह मंत्री का हो चाहे गृह स्वामिनी का हो, ठीक है। तो जुम्मन ने भी गृह स्वामिनी के काम में खलल नहीं डाला। जो उन कर थी तो उन करे दियो, ठीक है।
कुछ दिन तक और यूं ही रोज होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। किसने कहा? खाला ने। किससे कहा? जुम्मन से। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की ये खटपट पसंद नहीं। जैसे कहा नहीं है, जाओ जाओ पंचायत कर लो, जो हो तो देखा जाए, हमें रोज रोज धमकी ना दियो। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। किसने कहा? खाला ने। खाला ने जब पंचायत बधी गई तो पंचायत का सारा प्रबंध किसने कर रखा था? जुम्मन शेख ने पहले से ही करके रखा था। और खाला वहां आई, अपना दुखड़ा सुनाई पंचों के सामने और पंचों से बोली कि आप जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छिपा कर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। खाला और जुम्मन शेख में यहाँ पंच बदे के लिए, पंच क्या होता था उस समय? जैसे आजकल कोर्ट में यहाँ न्यायाधीश होते हैं, जज जिसको बोलते हैं आप लोग, उस समय पंच ही जज हुआ करते थे। पंच का ही फैसला सर्वोपरि हुआ करता था। जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। पंच को भगवान माना जाता था, भगवान का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, तो खाला ने कहा कि ठीक है, अगर आप किसी को नहीं पंच मान रहे हो तो आपके दोस्त जो हैं कौन है? जुम्मन शेख हैं, नहीं अलगू चौधरी हैं, तो अलगू चौधरी को ही हम पंच पद देते हैं। हम पंच मानते हैं और जो वो कहेंगे हम मान लेंगे, आप लोगों का जो कहना होगा हम मान लेंगे। तो जुम्मन शेख जो है अपने भावों को छिपा करके बोले, अच्छा चलो ठीक है, अलगू चौधरी सही। काहे से? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख आपस में क्या थे? मित्र थे। और जुम्मन शेख को ये भरोसा था कि हाँ अलगू चौधरी हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हमारे वाली करी हैं। वह खाला के कुछ न सुनी है, क्योंकि मेरे मित्र हैं तो हमारी सुनेंगे कि खाला की सुनेंगे। लेकिन देखिए समय कैसे करवट बदलती है। आगे देखिए, अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। जुम्मन ने पंचों से कहा कि खुदा गवाह, आज तक मैंने, भगवान जाने, आज तक खाला जान का कोनो तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरा शुरू की। अलगू चौधरी कौन थे? पंच थे, उस समय के जज थे। उन्होंने जुम्मन से जिरा शुरू की, पूछताछ शुरू कर दी। क्या शुरू की? जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी तो मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च
दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। अलगू चौधरी ने यह फैसला सुना दिया। किसके पक्ष में फैसला सुनाया? खाला के। जुम्मन शेख से कहा कि आप अगर इनको खर्चा नहीं दे रहे हो तो जो रजिस्ट्री आपने कराई थी खाला जान से वो रद्द कर दी जाएगी, वो रद्द समझी जाए, वो रजिस्ट्री मानी नहीं जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखिए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। सन्नाटे में क्यों आ गए? क्योंकि अलगू चौधरी उनके दोस्त थे और उनके विरुद्ध ही फैसला सुना दिया। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी थी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहाड़ खटकने लगा। वह इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत बड़ी अच्छी जोड़ी मोल लेकर आए थे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? जुम्मन शेख इसी ताक में थे। गांव में समझू साहु थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। बैल कौन लेके आया था? हाँ, अलगू चौधरी। कहाँ से लाए थे? बटेसर एक जगह रहा, बटेसर बैलों का या पशुओं का मेला लगता था, वहां से वो बैल को खरीद करके लाए थे। बहुत ही अच्छी जोड़ी थी। तो वो जो है बैल क्या हुआ, समझू साहु के हाथे बेच दीन। काहे बेच दीन? काहे से वो एक जोड़ी यकवा जो बैल रहा वो मर गया रहा, तो अकेले बैल रहा तो कोने काम कर रहा? क्या का बेचिन? समझू साहु को। अब देखिए आगे क्या होता है। समझू साहु ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। रगेदना का मतलब नाधे रहो, हरदम कामेन मौका जोते रहो। ठीक है, ना चारे की फिक्र ना पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। किस पर लाद दिया? बैल पर। बैल ने जोर लगाया पर वो आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। मतलब इतना बोझा लाद दीन कि वो रास्ता में यहाँ गिरेगा, और गिरा तो फिर ना उठा। फिर ना उठा का मतलब मर गया। बैल क्या हुआ? मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहु सहुआइन दोनों ही झल्ला उठते। कहते मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए पर साहु जी ने बैल का दाम ना चुकाया। लोगों ने साहु जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहु जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर दी। रोजे रोज जहाँ जो है अलगू चौधरी के करे लगे, साहु सहुआइन के लगे, तो वो झगड़ा करें, हाँ हम ना देवे, मारा बैल दिया रहा, मर गया तो हम क्या करी, दाम ना दिए। तो लोग सलाह दी कि हाँ जाकर क्या करो, पंचायत कर लीजिए, पंचायत जो फैसला दे देगी वो मान लीजिएगा। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। कहाँ? जहाँ पर जुम्मन शेख और खाला की पंचायत शुरू हुई थी। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहु ही चुन ले। रामधन गांव के रहे एक आदमी, उन्होंने अलगू से कहा किसको पंचायत का पंच मानते हो? तो अलगू ने कहा समझू साहु ही चुन ले। अब समझू साहु के ऊपर आएगा। समझू साहु खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख रहेंगे। किसकी ओर से? हाँ, साहू की ओर से। कौन साहू? साहू कहाँ ना रहा? समझू। समझू साहु कड़क के बोले, हमारे ओर से जुम्मन शेख रही हैं। आगे सुनो। अब जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। अब का हो दादा, जुम्मन तो हमारे दुश्मन हुए, हम उनके विपक्ष में फैसला दिए ना, पता नहीं कौन फैसला करते हैं। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है,
मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। जब सरपंच कोई बना जाता है, सरपंच चुना जाता है, तो सरपंच के अंदर एक भाव जागृत हो जाता है। क्या? जिम्मेदारी का भाव। कौन सी जिम्मेदारी? कि आज हमको न्याय करना है। अगर हम अच्छा न्याय नहीं करेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं, सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। किसने सोचा? जुम्मन शेख ने, कि मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च पद पर बैठा हूं। कैसे? दोनों पार्टी हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम गलत न्याय करब तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मुझे ईश्वर माना है, पंच माना है। आगे देखिए, पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। जैसे जीरा बहस हो थी ना, वो किलन में यहाँ कोर्ट पर यहाँ बहस हो थी, अपनी अपनी दलील दोनों लोग देने लगे। अब जो भी रहा वो दलील कि हम लायन, हम ही किहन, ये मेरे किहन, वो मेरे किहन। मामला जो है चला काफी देर तक। जुम्मन शेख ने उस मामले को सुना, क्योंकि वो पंच थे, उन्होंने सुना। आगे देखिए, अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। जुम्मन ने फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? अलगू चौधरी और समझू साहू दोनों को संबोधित किया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। पंचों ने, पंच मतलब 5 लोग वहाँ न्यायविद बैठते थे, 5 लोग पंच बता जाते रहे। वहाँ यज्ञ जोन है, मुखिया होता रहा है, 5 लोग सलाह करते थे, उसके बाद तब फैसला दिया जाता था। तो क्या हुआ? अलगू चौधरी और समझू साहू, जुम्मन ने कहा, सुनो अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी ना थी। जब समझू साहू बैल खरीदे ना, कैसे? जुम्मन से, अलगू से। ठीक है, अलगू से जब समझू साहू बैल खरीदी ना, तब वह बैल का कोनो बीमारी नहीं रही। ठीक है, उस समय उसे कोई बीमारी ना थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। जब समझू साहू ने अलगू से बैल खरीदा था तो बैल स्वस्थ था, ठीक ठाक था, लेकिन बीमार कब हुआ? जब उसको खाना पीना ढंग से नहीं दिया गया, तब वो बीमार हो गया और इतना काम लिया गया उससे, उसके चारे, दाने चारे का प्रबंध इन्होंने नहीं किया और वो बैल मर गया। उसमें गलती किसकी थी? अलगू की थी कि समझू साहू की थी? समझू साहू की थी। किसकी गलती थी? समझू साहू की। क्या गलती थी? हाँ, उन्होंने बैल को चारा नहीं दिया। और समझू साहू ने जब बैल खरीदा था अलगू से, तब बैल एकदम स्वस्थ था, ठीक ठाक था। ठीक है, अलगू चौधरी फूले ना समाये, फैसला हो गया। जुम्मन शेख ने अलगू के पक्ष में फैसला सुनाया और समझू साहू से कहा कि बैल का पूरा दाम आप अलगू को दे दीजिए, क्योंकि इसमें अलगू की कोई गलती नहीं है। ठीक, अलगू चौधरी फूले ना समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले। क्या बोले? पंच परमेश्वर की जय। बोलिए, आप लोग भी बोलिए, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। क्यों बोले? क्योंकि उन्होंने न्यायपूर्वक फैसला सुनाया था, न्यायपूर्वक फैसला सुनाया था। इसलिए पंच को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, सभी लोगों ने दोहराया पंच परमेश्वर की जय, जैसे अभी आप लोगों ने दोहराया। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। किसके किसके दिल का मैल धुल गया?
हाँ, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के दिलों में जो मैल उत्पन्न हो गई थी, कौन सी मैल? मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। कौन सी मैल हो गई थी दोनों लोगों में? मैल हो गई थी जुम्मन शेख और खाला के बारे में आपने सुना पीछे। अलगू ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया था? खाला के पक्ष में, क्योंकि जुम्मन शेख अलगू चौधरी के दोस्त थे और जुम्मन शेख के विपक्ष में अलगू ने फैसला सुना दिया था, तो दोनों में खटपट हो गई थी। लेकिन जब अलगू गए और समझू साहु से बाधा, तब जुम्मन शेख निष्पक्ष होकर के फैसला सुनाया। तो इसीलिए आप लोग भी अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखो, कभी भी कोई गलत बात ना होने पाए आपसे। कहीं भी कोई निर्णय लेना हो तो उचित निर्णय लीजिए, ठीक है? उचित निर्णय लीजिए, ठीक? ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। इससे आपको क्या सीख मिली? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। अच्छाई का दोस्त और बुराई का दुश्मन। मतलब आपको निर्णय जो लेना चाहिए वो सच्चाई के पक्ष में लेना चाहिए, ठीक है? किसके पक्ष में लेना चाहिए? सच्चाई के पक्ष में लेना चाहिए, ठीक? चलिए आइए लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन है इसके लेखक? मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के लेखक हैं। इनका जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1936 में। प्रेमचंद हिंदी में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू में लगभग 300 कहानियां तथा अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यासों में गोदान, गबन तथा कहानियों में ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, कफन आदि प्रमुख हैं। मानसरोवर इनकी कहानियों का संग्रह है, ठीक है? तो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने लिए क्या कीजिए? ताली बजाइए। बस बस बस। और फिर अगली कहानी हम अगली क्लास में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।